प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन में अंतर। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संसदात्मक शासन क्या होता है और अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है। ये जो शासन की दो प्रणालियां है, एक संसदात्मक एक अध्यक्षात्मक। इसे हम ऐसे जानेंगे कि सरकार की के जो दो अंग होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका, उनमें संबंधों के आधार पर दोनों में अंतर ज्ञात किया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं सरकार। सरकार की सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा जो हो जाएगा उसे कहते हैं न्यायपालिका। तीसरे अंग को न्यायपालिका कहते हैं। तो ये तो हो गई विधायिका। अब विधायिका मतलब क्या है? विधायिका मतलब कि देश का शासन चलाने के लिए जो नियम और कानून चाहिए, तो उन नियमों और कानूनों की रचना करने वाली जो संस्था होगी उसे विधायिका कहेंगे। हमारे देश में जो केंद्र सरकार के लिए नियम कानून बनाने के लिए जो संस्था होती है उसे कहते हैं संसद। उसे कहते हैं संसद। संसद क्या है? संसद में नियम और कानून बनते हैं। पूरे देश का शासन चलाने के लिए जो केंद्र सरकार के विषय होते हैं, इसके लिए नियम और कानून संसद में बनते हैं। संसद कहाँ स्थित है? संसद दिल्ली में स्थित है। अब इस संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा की जो सदस्य संख्या होती है 5 से 43 होती है, और राज्यसभा की सदस्य संख्या जो होती है 2 से 45 होती है। 245 मेंबर राज्यसभा में होते हैं और लोकसभा में 543 मेंबर लोकसभा में होते हैं। हम जानेंगे कि अब इनका इलेक्शन होता है। अब इन 543 लोगों का इलेक्शन होता है। इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। डायरेक्ट नागरिक लोग इसे वोट करते हैं। इन 5 से 43 लोगों को वोट कौन करता है? लोग करते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोगों के द्वारा। किस सिस्टम के द्वारा? FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, इन 543 लोगों का। तो 543 लोगों का जब इलेक्शन होता है इनका, तो इलेक्शन कौन लड़ता है? इलेक्शन में होते हैं राजनीतिक दल। अनेक राजनीतिक दल अपने सिंबल पर किसी न किसी व्यक्ति को कैंडिडेट बनाते हैं। तो कैंडिडेट जब चुनाव में जीत कर आते हैं, तो चुनाव में किसे वोट मिलते हैं? कैंडिडेट जीतते हैं, 543 लोग आएंगे, लेकिन ये लोग किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य रहेंगे। तो जिस किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है? बहुमत। बहुमत मतलब आप देख लेते हैं, बहुमत मतलब क्या होगा? बहुमत मतलब 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 कहने का मतलब कि आधा सीट। तो इस समय टोटल लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 5 से 43। उसमें एक सीट और जोड़ देंगे, तो बहुमत जो हो जाएगा इस समय 2 से 72। कितना हो जाएगा? 2 से 72। तो जिस किसी भी राजनीतिक दल को 2 से 72 सीटें मिल जाएगी, वह राजनीतिक दल जाकर गठन करेगा कार्यपालिका का। किसका गठन करेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कौन आ जाएंगे? PM प्लस मंत्री परिषद। PM प्लस मंत्री परिषद। कौन से राजनीतिक दल कार्यपालिका का गठन करेगा? जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाएगा, 50% प्लस 1 सीटें प्राप्त हो जाएगी। तो इस समय 5 से 43 का बहुमत 2 से 72 होता है। जिस किसी राजनीतिक दल को 2 से 72 सीटें प्राप्त होगी, वह जाकर गठन करेगा कार्यपालिका का। उसी पार्टी का जो नेता होगा PM बनेगा। PM की सलाह पर जो राष्ट्रपति होंगे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करेंगे। तो देखेंगे कि कितनी सीटें? 5 से 43 सीटें। तो राजनीतिक दल के द्वारा कार्यपालिका का गठन किया जा रहा है। तो इस व्यवस्था को देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था कहते हैं। कौन सी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संसदीय व्यवस्था में इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विधायिका के सदस्य, यही विधायिका के ही सदस्य जाकर कार्यपालिका का गठन करते हैं। देखो यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों जुड़ी हुई है।
विधायिका कार्यपालिका दोनों जुड़ी हुई, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य कहाँ से आ रहे हैं, कार्यपालिका के सदस्यों का इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये लोग विधायिका के ही सदस्य हैं। विधायिका में जिस दल को बहुमत प्राप्त हो रहा है वह जाकर कार्यपालिका का गठन कर रहा है। अगर जिस दल को बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो अपोजिशन की भूमिका निभा रहा है। अगर मान लीजिए किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में बनाए जाते हैं अलायंस, गठबंधन सरकार का निर्माण उस कंडीशन में होता है। दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर 272 के आंकड़े को उस कंडीशन में पार करती है और सरकार का निर्माण करती है। सरकार का मतलब कार्यपालिका का गठन करती है, कार्यपालिका बनती है। तो कार्यपालिका का निर्माण इसी विधायिका में से ही हो रहा है। विधायिका के दोनों सदनों में से किसी भी व्यक्ति को कार्यपालिका का सदस्य बनाया जा सकता है। कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री बनाया जा सकता है। इवन हमारा संविधान तो कहता है कि लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य वे कार्यपालिका के सदस्य बन सकते हैं। इवन जो कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में से किसी का भी सदस्य नहीं है वह भी मंत्री बन सकता है, मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो जाए, चाहे वह राज्यसभा का सदस्य हो जाए, चाहे वह इलेक्शन के द्वारा हो जाए, चाहे वो मनोनयन के द्वारा हो जाए, तो फिर सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब विधायिका और कार्यपालिका का यहाँ पर जुड़ाव नहीं दिख रहा है। देखो विधायिका और कार्यपालिका यहाँ पर दोनों जुड़े हैं, क्योंकि विधायिका के ही सदस्य जाकर किसका गठन कर रहे हैं, कार्यपालिका का। और कार्यपालिका के ही लोग, विधायिका में कौन सा कार्य होता है, नियम कानून बनता है, और कार्यपालिका के ही लोग आकर देश के लिए नियम और कानून का, देश मतलब ये केंद्र सरकार की बात की जा रही है, क्योंकि राज्य में राज्य का अपना अलग विधानमंडल होता है जहां पर राज्य का नियम कानून बनता है। तो जो ये मंत्री लोग होंगे, यही मंत्री लोग जब संसद का सेशन सत्र चलता है तो यही मंत्री लोग आकर नियम कानून की भी रचना करते हैं। ये लोग आकर यहाँ बैठ रहे हैं और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें ये भी है कि मंत्री लोग किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा में उन्हें उनके हर एक कार्य का उत्तर देना पड़ता है। उत्तर कौन मांगेगा, सवाल कौन इनसे पूछेगा, जो विपक्ष के लोग होते, अपोजिशन के लोग जो होते, विपक्ष के लोग, उनका कार्य ही होता है कि सरकार से सवाल करना। ये तो एक लोकतंत्र की विशेषता होती है, लोकतंत्र का ये गुण होता है कि सरकार से सवाल किया जाए। तो इस शासन को कहते हैं संसदात्मक शासन, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों का जुड़ाव है। कार्यपालिका का इलेक्शन अलग से नहीं हो रहा है, बल्कि विधायिका के ही सदस्य जो मंत्री होंगे या प्रधानमंत्री होंगे वो किसी न किसी सीट से क्या होंगे, सांसद होंगे। बिना सांसद रहे वह 6 महीने तो मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा दिन तक मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें संसद सदस्य होना चाहिए। संसद के चाहे किसी भी सदन का, चाहे वह राज्यसभा से हो चाहे वह लोकसभा से, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए उन्हें। तो ऐसे शासन को क्या कहते हैं, संसदात्मक शासन। क्या कहते हैं ऐसे शासन को, संसदात्मक शासन, ऐसे शासन को कहते हैं। और इसके अपोजिट जो होता है दूसरा प्रकार अध्यक्षात्मक शासन। अध्यक्षात्मक शासन में आप देखेंगे कि विधायिका का इलेक्शन अलग होता है और कार्यपालिका का इलेक्शन अलग से होता है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों से कोई मतलब नहीं होता। विधायिका जो होती है वह नियम कानून बनाती है और कार्यपालिका जो नियम कानून विधायिका बना देती है कार्यपालिका उसे लागू करती है। दोनों अलग अलग, दोनों की शक्तियां अलग अलग होती है, दोनों का जुड़ाव नहीं होता है। तो ऐसे शासन को कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन। जैसे कि कहां पर है, अमेरिका में जैसे है, जैसे कहां है देखेंगे आप, अमेरिका में यह प्रणाली पाई जाती है। अमेरिका में देखेंगे कि अमेरिका की जो विधायिका है उसे क्या कहते हैं, कांग्रेस। कांग्रेस में 2 सदन होते हैं, उसमें एक होता है प्रतिनिधि सभा, दूसरा होता है सीनेट, उसका इलेक्शन अलग होता है। और कार्यपालिका शक्ति वहां राष्ट्रपति में पाई जाती है। और राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं उसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति महोदय का अलग से इलेक्शन होता है जो कि 4 वर्षों के लिए होता है उनका इलेक्शन। तो अमेरिका की शासन व्यवस्था क्या है, अध्यक्षात्मक शासन। और ब्रिटेन की, भारत की, इनकी शासन व्यवस्था क्या है, संसदात्मक शासन। अब देख लेते हैं, संसदात्मक शासन में हमेशा कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक। ये प्रणाली जो दी गई है ब्रिटेन और भारत दोनों में है। हमारे यहाँ देखिए या ब्रिटेन में देखिए, नाम मात्र की जो शक्ति पाई जाती है किसके पास होती है,
नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि देश का सारा कार्य किसके नाम पर किया होता है, देश का सारा कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होता है। लेकिन एक्चुअल में उन कार्यों को करता कौन है, एक्चुअल में उन कार्यों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल एक्चुअल में उन कार्यों को करती है। देश का सारा काम वैसे राष्ट्रपति के नाम होता है, लेकिन एक्चुअल में कार्यों को प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। तो दोहरी कार्यपालिका किसकी विशेषता है, दोहरी कार्यपालिका हमेशा संसदात्मक शासन की विशेषता है। और संसदात्मक शासन में और आप देखेंगे कि संसदात्मक शासन में जो ये कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, पीएम और मंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का एक छोटा भाग मंत्रिमंडल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस होता है उसका। तो कार्यपालिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य राष्ट्रपति से कहकर लोकसभा को विघटित करवा सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि लोकसभा में उनका बहुमत नहीं है तो लोकसभा का विघटन कराकर फिर से नया इलेक्शन करवा सकते हैं। और इसमें जो विधायिका के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य, ये लोग क्या कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को हटा भी सकते हैं, मंत्रिपरिषद हट जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल किए हुए हैं। ये किस शासन की विशेषता है, संसदात्मक शासन की विशेषता है। और अध्यक्षात्मक शासन में दोनों अपना कार्य अलग अलग करते हैं। तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों में जुड़ाव से हम संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन को जान सकते हैं। एक बार इसे हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जहां पर भी कार्यपालिका और विधायिका दोनों का जुड़ाव हो उस शासन को क्या कहेंगे, संसदात्मक शासन। और जहां पर दोनों का अलगाव हो उस शासन को क्या कहेंगे, उस शासन को अध्यक्षात्मक शासन कहेंगे। अब जुड़ाव कैसे है, जुड़ाव ऐसे है कि विधायिका के ही सदस्य जाकर कार्यपालिका का गठन कर रहे हैं और कार्यपालिका के ही सदस्य आकर नियम कानून को बना रहे हैं। और अध्यक्षात्मक शासन में दोनों अपना कार्य अलग अलग करते हैं, दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होता। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल तो करते हैं लेकिन वहां दूसरा तरीका होता है कंट्रोल करने का, तो वह हो जाएगा अध्यक्षात्मक शासन। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण अमेरिका है और संसदात्मक शासन का बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन है। भारत भी संसदात्मक शासन का उदाहरण है। तो आशा है कि आपको संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन में अंतर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।